क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते तो आज का भारत कैसा होता? क्या यह सच है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता सरदार पटेल को चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू बने? सवाल यह भी कि क्या महात्मा गांधी जी ने उस दौर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नजरअंदाज किया, या उनके फैसले के पीछे कोई मजबूरी या बड़ी सोच थी? सबसे अहम सवाल कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चयन जो था वो राजनीति का फैसला था या भविष्य की गहरी चिंता का नतीजा? ये वो सवाल है जिसमें देश आज ही बटा हुआ है, और इन सवालों के जवाब पाने के लिए एक, हमें हिस्ट्री बुक को सब्सक्राइब करना होगा। दूसरा, आजादी के बाद नहीं बल्कि आजादी से ठीक पहले के उस दौर में जाना होगा जहां पर भारत तो जन्म लेने वाला था लेकिन उसकी दिशा तय होनी बाकी थी। साल था 1946। कांग्रेस के भीतर सत्ता और सोच के खींचतान और गांधी जी का एक ऐसा फैसला जिसने देश के इतिहास की धारा को बदल दिया। आज उसी कहानी को हम परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। साल 1946 भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज कमजोर हो गए थे। साफ किया था कि अब भारत को सत्ता सौंपकर यहां से जाने वाले हैं। ये वक्त ये नियम बना कि कांग्रेस का जो भी अगला प्रेसिडेंट होगा वो देश की अंतरिम सरकारी कमान संभालेगा और तकनीकी रूप से भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर कहलाएगा। इस सर्वोच्च पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटियां जो आज के राज्यों की तरह थी, उनसे उनकी पसंद के नेता का नाम रिटर्न में मांगा गया। जब उन वोटों के नतीजे सामने आए तो नेहरू जी के लिए वो किसी झटके से कम नहीं थे, क्योंकि 15 में से 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के प्रस्ताव को रखा था। बाकी 3 कमेटियों ने या तो किसी का नाम नहीं लिया या वो तटस्थ नहीं रहे। चौंकाने वाली बात यह भी है कि एक भी कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुझाया। तो कायदे से देखा जाए तो सरदार पटेल वो चुनाव जीत गए थे और लोकतांत्रिक तरीके से वो प्रधानमंत्री पद के हकदार थे। लेकिन यहां पर एंट्री होती है महात्मा गांधी की। उन्होंने दखल दिया और पटेल से अपना नाम वापस लेने का आग्रह किया। यह फैसला आज भी भारतीय राजनीति में सबसे विवादित फैसलों में माना जाता है। जब गांधी जी ने देखा कि नेहरू को एक भी कमेटी का वोट नहीं मिला तो नेहरू को पास बुलाया। नेहरू से पूछा सीधे लहजे में, जवाहर, किसी भी प्रांतीय कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं लिया, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? कई किताबों के मुताबिक जो उस वक्त के प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत करके लिखी गई हैं, उसमें ये कहा जाता है कि कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहरू ने गांधी जी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो खिड़की की तरफ देखते रहे और चेहरे के भावों से साफ झलक रहा था कि वो नंबर 2 पर काम करने को तैयार नहीं थे। गांधी जी नेहरू की इस खामोशी का मतलब समझ गए। गांधी जी के सामने एक तरफ लोकतंत्र की मर्यादा थी, दूसरी तरफ देश को एकजुट रखने की चुनौती। ये डर था कि अगर नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो शायद कांग्रेस से अलग रास्ता चुन लें या सरकार का हिस्सा बनने से मना कर दें। आजादी की दहलीज पर खड़े भारत के लिए कांग्रेस के भीतर यह फूट खतरनाक हो सकती थी। गांधी जी भी जानते थे कि नेहरू थोड़े अड़ियल, भावुक स्वभाव के हैं, लेकिन सरदार पटेल के अनुशासन और उनकी देशभक्ति पर पूरा भरोसा था। उन्हें पता था कि पटेल देशहित में अपनी कुर्सी की कुर्बानी देने से एक पल भी नहीं सोचेंगे, और यही हुआ भी। सरदार पटेल जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, उनके पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कुर्सी पर बैठने का पूरा हक था। संख्या बल था, राज्यों का समर्थन था, जनता का भरोसा था। लेकिन जब गांधी जी ने नाम वापस लेने का इशारा किया तो पटेल ने एक पल के लिए भी बहस नहीं की और ना कोई नाराजगी जताई। पटेल के लिए गांधी जी केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वे अपने पिता और आध्यात्मिक गुरु के तौर पर देखते थे। सरदार पटेल ने चुपचाप एक कागज पर दस्तखत किए और प्रधानमंत्री पद के लिए अपना दावा छोड़ दिया। यह केवल एक राजनीतिक त्याग नहीं था, बल्कि भारत की एकता को बचाने के लिए किया गया एक बहुत बड़ा बलिदान था। पटेल ने साबित किया कि राष्ट्र की सेवा और गांधी जी का आदेश किसी भी पद या कुर्सी से कहीं ऊपर है। ये कुर्बानी इसलिए दी ताकि आजादी के इस नाजुक वक्त में अंग्रेजों को भारत कि आपसी फूट का फायदा मिलने से रोका जा सके। अब एक सवाल उठता है कि गांधी जी ने फिर नेहरू को ही क्यों उत्तराधिकारी चुना? क्योंकि आज भी कई सारे लोग हैं जो इस फैसले पर सवाल उठाते हैं कि गांधी जी ने बहुमत को दरकिनार क्यों किया। लेकिन गांधी जी की अपनी एक दूरगामी सोच थी। पहली बात यह कि गांधी जी नेहरू को दुनिया के सामने भारत का एक आधुनिक चेहरा मानते थे। नेहरू की शिक्षा इंग्लैंड के हैरो और कैम्ब्रिज में हुई। उनकी अंग्रेजी पर पकड़ मजबूत थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कई प्रभावशाली मित्र थे। गांधी जी को लगा एक नए और उभरते हुए देश को दुनिया के बड़े देशों के साथ
कूटनीतिक संवाद के लिए नेहरू का हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व ज्यादा काम आएगा। दूसरी बात, नेहरू उस समय के युवाओं और छात्रों के बीच लोकप्रिय थे। आधुनिकता, समाजवाद, विज्ञान की बातें करते थे। गांधी जी को लगता था कि आजाद भारत एक युवा देश होगा, इसलिए उसकी कमान किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में जाए जिसे नई पीढ़ी पसंद करे और इंस्पिरेशन ले सके। पटेल के बारे में मानना था कि वो जमीन से जुड़े नेता हैं, संगठन चलाने माहिर हैं। गांधी जी अक्सर कहते कि नेहरू सरकार का चेहरा होंगे और पटेल सरकार की रीढ़। अब कई लोग सवाल उठाते हैं कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर की समस्या कहां होती। देखिए, ये सवाल आज भी हर एक भारतीय के जहन में टीस की तरह है। सरदार पटेल और नेहरू की कार्यशैली में जमीन आसमान का फर्क था। पटेल बहुत ही व्यवहारिक, यथार्थवादी, सख्त नेता थे। जिस तरह से जूनागढ़, हैदराबाद जैसे रियासतों को भारत में विलय कराया, वो उनकी बहादुरी और सूझबूझ का बड़ा प्रमाण है। जब कश्मीर पर कबीलाई हमला हुआ तो पटेल का मानना था कि हमें किसी भी बाहरी संस्था जैसे कि यूएन के चक्कर में पड़ने के बजाय सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए और पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना चाहिए। नेहरू जी थोड़े आदर्शवादी, उदारवादी थे। वो इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए, यूएन में शिकायत दर्ज करवाई और उसका खामियाजा आज तक देश भुगत रहा है। शायद इसीलिए कई इतिहासकार यह मानते हैं कि अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर का मसला सुलझ गया होता और पीओके जैसी समस्या ना होती। सरदार पटेल कभी कड़े और कड़वे फैसले लेने में हिचकते नहीं थे, जबकि नेहरू जी अक्सर बातचीत के जरिए समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट चीन को लेकर भी कहा था कि चीन के खतरे को लेकर क्या पटेल ने नेहरू को चेतावनी दी थी। 1950 में मृत्यु से ठीक पहले सरदार पटेल ने नेहरू को एक लंबी और ऐतिहासिक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा था कि चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करना भारत के लिए खतरा हो सकता है। उस वक्त नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में पूरा यकीन रख रहे थे और लग रहा था कि चीन हमारा मित्र देश है। पटेल ने अपनी चिट्ठी में चीन की विस्तारवादी नीति को भांप लिया था और भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ सेना को मजबूत करने की सलाह दी थी। लेकिन नेहरू जी ने उस वक्त पटेल की चेतावनी को शायद उस गंभीरता से नहीं लिया और दोस्ती पर ज्यादा भरोसा किया। नतीजा, चीन ने हमला किया 1962 में, अचानक हमला किया और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए शायद कई लोग कहते हैं कि अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो शायद भारत की सुरक्षा नीति और यथार्थवादी मजबूत होती। सोमनाथ मंदिर के मुद्दे पर भी नेहरू और पटेल के बीच में विवाद हुआ था। नेहरू और पटेल के बीच वैचारिक मतभेद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के समय सबसे ज्यादा खुलकर आए थे। सरदार पटेल चाहते थे कि भारत पर लगे गुलामी के कलंक को मिटाया जाए और सोमनाथ मंदिर को फिर से उसी भव्यता के साथ बनाया जाए। नेहरू इसके सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि सेकुलर देश की सरकार को किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण में नहीं शामिल होना चाहिए। नेहरू को लगता था कि ये पुरानी धार्मिक सोच को बढ़ावा देना है और इससे देश की छवि खराब हो सकती है। लेकिन पटेल अपने फैसलों पर अड़िग थे। पटेल का कहना था कि केवल धर्म की बात नहीं है, बल्कि भारत के खोए हुए गौरव, स्वाभिमान और उसकी सांस्कृतिक पहचान को वापस लाने की बात है। नेहरू के कड़े विरोध के बावजूद जनता के सहयोग से मंदिर का काम पूरा करवाया। ये घटना दिखाती है कि पटेल भारत की जड़ों और संस्कृति से जुड़े हुए थे। उनका यह मानना था, जो देश अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करता, विरासत को नहीं सजोता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब इन सारी घटनाओं को सुनने के बाद कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि गांधी जी को क्यों लगा कि नेहरू के बिना सरकार गिर जाएगी और पटेल के बिना देश टूट जाएगा। यह सवाल गांधी जी के पूरे फैसले की जड़ है। गांधी जी जानते थे कि नेहरू पटेल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 3 वजहों से नेहरू को प्रधानमंत्री और सरदार पटेल को गृहमंत्री के तौर पर देखा। नेहरू जी की राजनीतिक स्थिरता पहली वजह थी। गांधी जी को डर था कि नेहरू को सत्ता ना मिलने पर वो बागी हो सकते हैं। नेहरू का प्रभाव इतना बड़ा था कि उनके बिना कांग्रेस बिखर सकती थी। गांधी चाहते थे कि नेहरू सरकार के भीतर रहकर लोकप्रियता का इस्तेमाल देश के विकास के लिए करें। पटेल को लेकर उनकी संगठनात्मक शक्ति, गांधी जानते थे कि नेहरू सपनों की दुनिया के नेता है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने, राज्यों को जोड़ने काम केवल पटेल कर सकते हैं। 562 राजाओं को एक सूत्र में बांधने के लिए जिस लौह इच्छा शक्ति की जरूरत थी वो पटेल के पास थी। और चेहरा और नींव का तालमेल अगर हो जाएगा तो चीजें बेहतर हो जाती। गांधी जी चाहते थे कि दुनिया भारत को नेहरू की नजर से देखे, लेकिन भारत के भीतर का शासन पटेल के डंडे से मजबूत और सुरक्षित रहे। अब जब आजादी के इतने साल बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह कहना आसान है कि बहुमत का अपमान हुआ, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए गांधी जी का मकसद देश को बिखरने से बचाना था। नेहरू ने भारत को बड़े अस्पताल, रिसर्च सेंटर, आधुनिक नजरिया दिया, तो पटेल ने उन 562 टुकड़ों को जोड़कर एक अखंड भारत बनाया, जिसे आज हम नक्शे पर देखते हैं। सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन वो अखंड भारत के वास्तुकार जरूर बने। उनका वो त्याग आज भी हमें याद दिलाता है कि पद से कहीं बड़ा देश है। भले ही उनके और नेहरू के बीच मतभेद रहे, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक था, एक मजबूत और समृद्ध भारत।
पटेली कुर्बानी और नेहरू का विजन, इन दोनों ने मिलकर ही आज के भारत की नींव रखी है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।